हम जिस पृथ्वी में रहते हैं उसके अलावा भी अंतरिक्ष में एक अलग ही अनोखी और अनदेखी दुनिया मौजूद है। सच तो यह है कि हमारे पृथ्वी के ही कई ऐसी जगहों का एक्सप्लोरेशन अभी तक नहीं किया गया है। और रही बात ब्रह्मांड की, तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि अगर हम जिस दुनिया में रहते हैं उसकी ही 100% पूरा अन्वेषण नहीं हुआ है, तो अंतरिक्ष और ब्रह्मांड तो बहुत दूर की बात है। हाँ, माना कि अंतरिक्ष के बारे में बहुत सारे एक्सप्लोरेशंस किए गए हैं, लेकिन वो सिर्फ 0.1% ही है। और भी 99.9% ऐसी अनदेखी दुनिया मौजूद है जिसको आज की ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया भी नहीं एक्सप्लोर कर पाएगी। तो हम आज बात करेंगे स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में, जो कि एक फिजिक्स का टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। ये स्ट्रिंग थ्योरी क्या है? Let's know everything about it. Don't skip the video and stay till end. String theory is a part of physics. इसके बारे में तो लोग तरह तरह से समझाते हैं। अपने तरीके से जैसे मैंने समझा है वैसे आपको डिटेल से समझाती हूँ। इससे पहले हमें बिग बैंग थ्योरी के बारे में कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं। एक्चुअली आपको बिग बैंग थ्योरी के बारे में पता ही होगा, आपने कई सारे वीडियोस यूट्यूब पर देखे होंगे। अगर इस टॉपिक पे बात की जाए तो मैं स्ट्रिंग थ्योरी के टॉपिक पे नहीं आ पाऊंगी, तो इसीलिए इसे शॉर्टली समझा देती हूँ। दुनिया के मशहूर साइंटिस्ट और प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ब्रह्मांड को समझाने में अपनी भूमिका निभाई थी। ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी को समझने में उन्होंने अहम योगदान दिया था। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की रचना की एक साइंटिफिक थ्योरी है। इस थ्योरी में ये बताने की कोशिश की गई है कि ये ब्रह्मांड कब और कैसे बना। स्टीफन हॉकिंग ने इस थ्योरी को समझाया था कि इस थ्योरी के अनुसार करीब 15 बिलियन साल पहले पूरे फिजिकल एलिमेंट्स और ऊर्जा एक बिंदु में सिमटा हुआ था। फिर इस बिंदु ने फैलना शुरू किया। इस बेहद गर्म बिंदु में हुई एक्सप्लोशन के बाद इसका हर पार्टिकल फैलता गया और यूनिवर्स बनता गया। और आज भी यूनिवर्स में विस्तार यानी एक्सपेंशन जारी है। फिर टेम्परेचर कूल डाउन होते होते और इस एक्सप्लोशन के बाद धीरे धीरे बहुत सारे मिलियन और बिलियन सालों के बाद एक स्टार फॉर्म होता है और फिर धीरे से वो स्टार एक्सप्लोड होते हैं। एंड देन ऐसे ही उस पार्टिकल से मिल्की वेज, करोड़ों के गैलेक्सीज फॉर्म होते हैं एंड देन प्लैनेट्स फॉर्म होते हैं। और ये सब फॉर्म होने में हम सोच भी नहीं सकते, मतलब बिलियंस ऑफ ईयर लग गए थे। और ऐसे ही धीरे धीरे से अर्थ फॉर्म हुआ। अर्थ के जितने भी क्रिएचर्स हैं वो सब ऐसे ही फॉर्म हुए हैं। हमारे बॉडी का हर एक पार्टिकल्स भी और इस दुनिया का हर एक क्रिएचर्स भी इसी पार्टिकल से बने हुए हैं। यही साइंस का कहना है और मानना भी है। तो अब आते हैं मुद्दे पर। फर्स्ट हमें एटम के बारे में जानना है। ब्रह्मांड को इलेक्ट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए पर्याप्त ठंडा होने में कुछ इतने साल लग गए ताकि न्यूक्लियस उन्हें पहले परमाणुओं को बनाने के लिए पकड़ सके। जेफरसन लैब के अनुसार सबसे पहले एटम मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम थे, जो अभी भी ब्रह्मांड में सबसे प्राचुर मात्रा में तत्व है। इस दुनिया की सब चीज एटम से बने हैं, चाहे वो आपका घर हो या आपका शरीर हो। आप देख रहे हर चीज भी एटम से ही बने हैं। कई एटम्स कंबाइन होकर एक सब्सटेंस बनता है। इसके लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है घर, यानी कि कई ईंटों को इकट्ठा किया गया तो वो एक घर बन जाता है। अगर आप अलग अलग देखेंगे तो वो एक ईंट है। सेम ऐसे ही इसी नज़रिया से अगर हम देखें तो पता चलता है कि आपके आसपास की हर चीज़ एटम से बनी है। आप जानते ही होंगे कि एटम को हम बस ऐसे ही नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले सबको ऐसा ही लगता था कि हम एटम को स्प्लिट यानी विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन 20th सेंचुरी में खोजा गया कि एटम को विभाजित कर सकते हैं और उसको विभाजित करने से और भी दो पार्टिकल्स मौजूद थे, एंड दैट इज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। एक एटम में एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है जो आमतौर पर एक या अधिक इलेक्ट्रॉन से घेरा होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रूप से आवेशित होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिव रूप से आवेशित होता है।
और इसमें एक या अधिक रिलेटिवली भारी पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में जाना जाता है। एटम को स्प्लिट किया गया तो उसमें हमको सेंटर पार्ट में न्यूक्लियस मिला और वो इलेक्ट्रॉन से घेरा होता है। नेचुरली इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से वेटलेस होते हैं, यानी लाख कोशिशों के बाद, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस को स्प्लिट करने से मिला और फिर ये कंफर्म हुआ कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन से इसीलिए वेटेड है क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है। इस पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, शायद आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आए। मान लें कि आपके पास एक एप्पल का पेड़ है और अब आप सोच रहे हैं कि सेब किससे बना है। सेब कैसे बनता है, ये जानने के लिए आपको सेब के अंदर गहराई से देखना होगा। इसीलिए हम इसे बड़ा करते हैं और हम इसे मैग्नीफाई फिर से करते हैं। अगर आप इसे मैग्नीफाई करते रहते हैं तो जल्द ही आप मॉलिक्यूल्स को देखेंगे, लेकिन मॉलिक्यूल्स कहानी का अंत नहीं होते हैं, क्योंकि आप मॉलिक्यूल्स को भी बड़ा कर सकते हैं और उन्हें बड़ा कर सकते हैं और भी बड़ा कर सकते हैं। अगर आप उन्हें अंदर से काफी बड़ा बना सकते हैं तो आप एटम्स को देख सकेंगे। एटम्स भी इसका अंत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है। न्यूक्लियस के चारों ओर गहराई से जूम करने पर एटम्स में मोस्टली खाली स्थान होता है, लेकिन गहरी अंदर में आप न्यूक्लियस को देख सकते हैं। इसीलिए अगर आप उसे ग्रैब करके मैग्नीफाई करते हैं न्यूक्लियस को, आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पार्टिकल से बना है। और अब अगर आप किसी एक न्यूट्रॉन या प्रोटॉन को ग्रैब करके, तो आप अंदर और भी छोटे पार्टिकल्स पा सकते हैं जिन्हें क्वार्क कहा जाता है। अब ये वो जगह है जहां पारंपरिक विचार रुक गया। स्ट्रिंग थ्योरी साथ आता है और सुझाव देता है कि इन पार्टिकल्स के अंदर कुछ और है। इसीलिए अगर आप एक छोटा सा क्वार्क लेते हैं तो पारंपरिक विचार कहता है कि अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी कहता है कि एक छोटा सा फिलामेंट एनर्जी मौजूद है एंड दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। गिटार या वायलिन, अगर आप इसे प्लग करते हैं तो ये वाइब्रेट करता है। जब हम गिटार या वायलिन में अलग अलग स्ट्रिंग से म्यूजिक बजाते वक्त वाइब्रेट होकर अलग अलग आवाज निकलते हैं, ठीक उसी तरह जब ये स्ट्रिंग्स अलग अलग पैटर्न में वाइब्रेट करते हैं तो अलग अलग पार्टिकल्स बनते हैं। आपके आसपास के हर चीज में स्ट्रिंग का पैटर्न अलग अलग तरीके से वाइब्रेट होता है। मतलब फैन और डोर, ये दोनों में स्ट्रिंग का वाइब्रेशन पैटर्न अलग है। इसीलिए ब्रह्मांड में हर चीज के अंदर स्ट्रिंग अलग अलग तरीके से वाइब्रेट होते हैं और ऐसे ही हर पार्टिकल्स बनते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्वार्क और कुछ नहीं बल्कि एक पैटर्न में वाइब्रेट करने वाली एक स्ट्रिंग है और इलेक्ट्रॉन एक अलग पैटर्न में वाइब्रेट करने वाली एक और स्ट्रिंग है। एक न्यूट्रॉन, ये एक स्ट्रिंग वाइब्रेट और विभिन्न पैटर्न के अलावा और कुछ नहीं है। अगर आप सेब को वापस उसी तरह लेकर आते हैं, अब आपके पास अपना साधारण सेब मौजूद है, तो सेब या किसी अन्य पदार्थ के अंदर गहरे तार्किक वाइब्रेट ब्रह्मांड सिम्फनी है। आपने सनलाइट के रेस पर डस्ट मोड्स देखा ही होगा। मेरा मतलब है कि आप जिस चीज को फिजिकली देख सकते हैं उन सभी चीजों में करोड़ों के हिसाब से एटम्स मौजूद होते हैं, और डस्ट मोड्स को सनलाइट पर आप देखते हैं और उस छोटे से सब्सटेंस में भी मॉलिक्यूल से लेकर स्ट्रिंग तक का पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। ये स्ट्रिंग थ्योरी का मूल विचार है। कई सालों से वैज्ञानिकों को यही लगा कि इस ब्रह्मांड को बनाने वाली चीज एटम है, लेकिन 19वीं सेंचुरी में क्वांटम फिजिक्स से पता चला कि एटम से भी छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं। जैसे हमने पहले देखा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और क्वार्क्स। इनसे टाइनी पार्टिकल्स हो ही नहीं सकती। जिस सब्सटेंस को आप देख सकते हैं वो सब्सटेंस एक्चुअली करोड़ों एटम से बने होते हैं। उस सब्सटेंस के अंदर हमें मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और उसके अंदर हमें एटम्स। और भी गहराई से देखी जाए तो एटम के सेंटर पार्ट पे न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और रही बात न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस के अंदर हमें दो पार्टिकल्स मिलते हैं, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यहाँ तक खत्म नहीं हुआ।
इस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर हमें क्वार्क मिला और उसके भी अंदर है स्ट्रिंग, जो कि एक वाइब्रेशन है जिसे थ्योरी से समझाया जाता है, स्ट्रिंग थ्योरी, और इसे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी कहा जाता है। इस यूनिवर्स में हम जिस फोर्सेस के बारे में बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, आप जानते होंगे इन फोर्सेस के बारे में। हैरान की बात तो ये है कि ये सारे फोर्सेस स्ट्रिंग से जन्म लेते हैं, और स्ट्रिंग से हमें पता चला कि मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार हमारे यूनिवर्स में 10 डायमेंशंस होते हैं। हम सिर्फ सामान्य 3 स्थानिक डायमेंशंस और समय के डायमेंशन को ही देख सकते हैं। हम उन 3 डायमेंशन से तुरंत अवगत हो जाते हैं जो हमें दैनिक आधार पर घेरते हैं। वे जो हमारे ब्रह्मांड में सभी वस्तुओं की लंबाई, चौड़ाई और गहराई को परिभाषित करते हैं, यानी कि x, y एंड z एक्सिस। इन 3 विजिबल डायमेंशन से परे वैज्ञानिक मानते हैं कि और भी बहुत सारे डायमेंशंस हो सकते हैं। एवरीडे जिंदगी में हम 3 डायमेंशंस की जगह में रहते हैं जो सदियों से प्रसिद्ध है। हम स्पष्ट रूप से हम समय को एक एक्सेसिवली 4th डायमेंशन के रूप में मान सकते हैं, जैसा कि आइंस्टाइन ने प्रसिद्ध रूप से प्रकट किया था। स्ट्रिंग थ्योरी ये विचार है कि ब्रह्मांड में सब कुछ, प्रकाश और पदार्थ का हर पार्टिकल छोटे छोटे वाइब्रेटिंग तारों से बना है। ये तार ट्रूली बहुत छोटे होते हैं। एटम्स न्यूक्लियस के अंदर एक व्यक्तिगत प्रोटॉन से कई बिलियन छोटे होते हैं। हैरान बात तो ये है कि हम स्ट्रिंग्स के वाइब्रेशंस को माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान पता चला कि जब हम उस स्ट्रिंग की वाइब्रेशन को देखने की कोशिश करते हैं तो वो वाइब्रेशन होना बंद हो जाता है, और जब हमारी नज़र उस पर नहीं होती तो वो वाइब्रेट होने लगता है। स्ट्रिंग थ्योरी टैक्योन नामक का एक अन्य पार्टिकल की भविष्यवाणी भी करती है, जिसकी स्पीड प्रकाश की स्पीड से अधिक होती है। भौतिक वैज्ञानिक का मानना है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु स्ट्रिंग थ्योरी प्रकाश की स्पीड से तेज नहीं चल सकती। कुछ भौतिक वैज्ञानिक कहते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी को समझना इतना आसान नहीं है, ये बहुत कठिन और कंफ्यूज करने वाला भी है। और वे ये भी कहते हैं कि शायद भविष्य में हम इसके बारे में बेहतर और क्लियर इन्फॉर्मेशन भी जान सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी ओर कुछ भौतिक वैज्ञानिक कहते हैं और मानते भी हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी को समझाना बहुत आसान है। स्ट्रिंग थ्योरी हर चीज़ के सिद्धांत के निर्माण के लिए प्रस्तावित तरीकों में से एक है, एक मॉडल जो सभी पार्टिकल्स और फोर्सेस का वर्णन करता है और जो फिजिक्स के स्टैंडर्ड मॉडल को पीछे छोड़ देगा, जो ग्रेविटी को छोड़कर सब कुछ समझा सकता है। कई वैज्ञानिक इसकी मैथमेटिकल सुंदरता के कारण स्ट्रिंग थ्योरी में विश्वास करते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के इक्वेशंस को एलिगेंट के रूप में वर्णित किया गया है और फिजिकल वर्ल्ड में इसके विवरण को अत्यंत संतोषजनक माना जाता है। रिसर्चर्स ने ब्रह्मांड के बारे में बुनियादी सवालों के जवाब देने की कोशिश करने के लिए स्ट्रिंग थ्योरी का इस्तेमाल किया है, जैसे कि ब्लैक होल के अंदर क्या है या बिग बैंग जैसी ब्रह्मांडीय प्रक्रियाओं के अनुकरण करने के लिए। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी हाल ही में अधिक दायरे में आया है। इसकी अधिकांश प्रेडिक्शंस करंट टेक्नोलॉजी के साथ नाकाबिल है और कई रिसर्चर्स ने सोचा है कि ये स्ट्रिंग थ्योरी कभी ख़त्म नहीं होगा। स्ट्रिंग थ्योरी मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन की एक अथीन मात्रा का प्रस्ताव करते हैं, जिनका अवलेखन के लिए कोई ज्ञात संबंध नहीं है। दूसरे रिसर्चर्स का कहना है कि स्ट्रिंग थ्योरी फिजिक्स टुडे मैगजीन में लिखते हुए मिशिगन यूनिवर्सिटी के भौतिक विज्ञानी गॉर्डन केन ने सुझाव दिया कि ब्रह्मांड में किए जा रहे अपग्रेड के साथ लार्ज हैड्रॉन कॉलिडर निकट भविष्य में स्ट्रिंग थ्योरी का परिणाम दे सकता है, लेकिन थ्योरी का अंतिम भाग अभी तक अननोन ही है। तो ये रहा एटम से स्ट्रिंग तक का सफ़र। इसके बारे में आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इफ़ इट इज़ देन हिट द लाइक बटन और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ज़रूर शेयर कर लेना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप हमारे आने वाले नए वीडियोस को कभी भी मिस ना करें। मिलती हूँ आप सबसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू।